हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर। नोट्स करेंगे क्लास 7 के। सो लेट्स स्टार्ट इट। इन द मिडल एज अ वेरी पावरफुल एम्पायर वॉज दैट ऑफ मुगल्स फ्रॉम द लेटर ऑफ द, यहाँ पर लेटर कर देना है आपको, फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th century they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they control nearly all of the subcontinent। मिडल एज में जो सबसे पावरफुल एम्पायर होगा उसका नाम है मुगल। ओके, हाफ सेंचुरी 16 जो हाँ 16 की हाफ सेंचुरी है उसी वहीं से उन्होंने अपना जो किंगडम है वो एक्सपैंड किया था आगरा से दिल्ली अंटिल इन द, और 17th सेंचुरी आते आते तक उन्होंने पूरा सब कॉन्टिनेंट अपने कब्जे में कर लिया था। एंड उससे ज़्यादा मतलब उनकी विरासत ही सबसे ज़्यादा थी, उनकी लेगेसी ही पूरे सब कॉन्टिनेंट पे रूल कर रही थी। Who were the Mughals? A Mughals take on. The Mughals were descendants of the two great lineages of the rulers. From their mother side, they were descendants of the Genghis Khan, and from the father side, they were the descendants of the Taimur. मुगल्स बेसिकली दो साइड से बिलोंग करते थे, एक उनकी मदर साइड थी यानी फादर की साइड थी, जैसे नॉर्मली सबकी होती है। तो जो मदर साइड थी वो जंगेज खान की साइड थी, तो फ्रॉम फादर साइड तैमूर की साइड थी। मदर साइड से जंगेज खान की साइड से जो है ऑब्वियस ही बात है वो नाम खराब करते थे फैमिली का, मर्डर्स वगैरह किया करते थे। एंड जो फादर्स का साइड था, ठीक है, वहाँ से हमेशा वो आगे ले जाना चाहते थे अपने जो मुगल्स का राज्य है, ठीक है, ऑब्वियस पॉजिटिविटी, और एक तरफ था नेगेटिविटी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, बाबर। ये जो चीज़ है मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, इस वीडियो में भी मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो नोट्स हैं आपकी बुक में बहुत डिटेल में होता है। हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो स्टोरी के फॉर्म में होती है, बाकी सारे सब्जेक्ट हो गए, साइंस वगैरह हो गए, सब कंसेप्ट के फॉर्म में होते हैं, हिस्ट्री स्टोरी के फॉर्म में है। इसलिए चैप्टर में से ऐसी कुछ बातें उठाकर आपको नोट्स में दिखाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, एंड आपको भी मैं जो नोट्स ऐसे ही बताती हूँ जो एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर पूरा बुक के थ्रू मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने लगूँगी तो वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग फॉर्मेट एंड आपको नोट्स में भी बोरिंग लगने लगेगा। सो जो नोट्स में लिखा रहता है मैं वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो नोट्स को ही प्रेफर करते हैं, नोट्स ही बोलते हैं, नोट्स की वीडियो। सो आई एम मेकिंग नोट्स की वीडियो, वरना फर्स्ट मैं बुक का एनसीईआरटी बुक कवर करती थी, देन उसके बाद नोट्स बनाती थी। तो डिमांड के बेसिस पर आई स्टार्टेड मेकिंग द नोट्स वीडियो एंड इन द वेरी शॉर्ट फॉर्मेट। सो इसलिए कुछ लोगों को डिटेल नोट्स पसंद होते हैं, कुछ को शॉर्ट। तो जो बस लेकिन मैं वो नोट्स के जो पॉइंट्स उठाती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक्स में से जो पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पर नोट्स में इंक्लूड होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा बुक पढ़ना है थरली एंड खुद से नोट्स बनाना है, एंड ये जस्ट आपकी हेल्प के लिए, ओके, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम पढ़ते हैं बाबर। 1526 टू 1530 इनका रूल था। 1526 में डिफीटेड, इन्होंने इब्राहिम लोदी को डिफीट करा था, हराया था। एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत, पानीपत में इनके सपोर्टर्स थे अफगान्स, ठीक है। 1527 में क्या होता है, इन्होंने डिफीट किया था राणा संगा राजपूत रूलर्स एंड एलाइज एट खनऊ। सारी चीज़ें आपके लर्निंग के लिए ही है। 1528 में इन्होंने फिर राजपूत को डिफीट किया था फिर से चंदेरी में, इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर, और आगरा के ऊपर इन्होंने अपना कंट्रोल बना लिया था, एंड दिल्ली अपनी डेथ से पहले। ओके, अब हम बात करेंगे हुमायूं की। 1530 टू 1540, 1555 टू 1556। हुमायूं के जो ब्रदर्स थे वर ईच गिवन अ प्रोविंसेस, सबको प्रोविंसेस दी गई थी, सबको स्टेट दी गई थी। द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर जो मिर्ज़ा कमर थे वीकन्ड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट द अफगान कॉम्पिटिटर्स। सो मिर्ज़ा बेसिकली ये हुमायूं की वीकनेस जान गया था, एंड वो अफगान कॉम्पिटिटर्स के साथ मिलकर इनके खिलाफ जो है हुमायूं के खिलाफ इनका प्रोविंसेस छीनना चाहता था। एंड शेर खान डिफीटेड हुमायूं, शेर खान ने, इसके बीच में बहुत कुछ लिखा हुआ है आपकी बुक में। फिर उसके बाद आता है शेर खान ने हुमायूं को डिफीट कर दिया था, ठीक है। एंड इन इस ईयर को, एंड कनौज में इस ईयर को, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। ओके, नेक्स्ट, अब ईरान में क्या हुआ था, ईरान में पहुंच गए। इन ईरान हुमायूं रिसीव द हेल्प फ्रॉम द सफद शाह, ही रिकैप्चर दिल्ली। हुमायूं में ईरान में हुमायूं को हेल्प मिली, ठीक है, सफाविद शाह से, एंड उन्होंने फिर से दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया 1555 में, बट डाइड इन द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन हिज बिल्डिंग। एंड किसी एक्सीडेंट की वजह से फिर वो नेक्स्ट ईयर उनकी डेथ हो गई थी। अब बात करते हैं अकबर की। 1556 टू 1605। अकबर जो थे 13 ईयर्स ओल्ड थे जब वो राजा बने थे, इस बात सबको पता है मोस्टली।
ही रिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। उनकी जो ये जो राज है, पूरा रूल है उनका, उसको हम बेसिकली 3 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला 1556 टू 1570, जिसमें अकबर बिकेम एन इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजेंट बैरम खान एंड द अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। सो ये इंडिपेंडेंट बन गए थे। बैरम खान ने इनको बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, क्योंकि 13 ईयर्स पे रूल करने के लिए आपको हेल्प चाहिए होती है, तो ये सब किया था। ठीक है, बहुत सारे डोमेस्टिक स्टाफ थे जिन्होंने हेल्प किया था, फिर ये इंडिपेंडेंट हो गए थे। एंड बहुत सारी मिलिट्री कैंपिंग्स लॉन्च की गई थी ताकि कंट्रोल हो सके। ठीक है, अगेंस्ट द सूरीज, इन सब के अगेंस्ट मिलिट्री कैंपिंग्स को लॉन्च किया गया था। अदर अफगान्स अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स मलवा गोंडवाना, इन सब के, और सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, किस रिवोल्ट को, रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम एंड द उजेब्स। ठीक है, जो ये लोग रिवोल्ट चला रहे थे, इनके हाफ ब्रदर, इनको सप्रेस करने के लिए इन्होंने ये सब किया था। इन 1568 सिसोडिया, कैपिटल ऑफ द चित्तौड़, जो कि सिसोडिया है जो चित्तौड़ का कैपिटल है, वो सीज्ड, इसको ऑब्वियसली कब्जे में कर लिया गया था। एंड 1569 रंदापुर को। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, हम चलते हैं 1570 टू 1585। मिलिट्री कैंपिंग्स इन द गुजरात पर फॉलोड बाय द कैंपिंग्स इन द ईस्ट इन द बिहार। जितनी भी मिलिट्री कैंपिंग्स थी गुजरात में, उसके साथ साथ उसी के साथ फॉलो हो रही थी किसकी, जो मिलिट्री कैंपिंग्स बिहार में थी, बंगाल में थी, उड़ीसा में थी। ये सब कैंपिंग्स वर कॉम्प्लिकेटेड बाय द 1579 टू 1580 रिवॉल्ट इन द सपोर्ट ऑफ द मिर्जा हकीम के सपोर्ट में ही ये सारी कैंपिंग्स चलाई जा रही थी सप्रेस करने के लिए। अब बात करते हैं हम थर्ड पीरियड की, जिसमें 1585 टू 1605 कंधर was seized from the Safavids. Kashmir was annexed as also Kabul after his death of the Mirza Hakim. मिर्जा हकीम की डेथ के बाद, ठीक है, कंधर को सीज कर लिया गया सफाविद से, एंड कश्मीर को एनेक्स कर लिया गया एज ऑल्सो काबुल, और बिल्कुल उसी तरीके से काबुल को भी। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ द मिर्जा हकीम, ये लाइन ये कह रही है। Campings in the Deccan started and the Berar, Khandesh and the parts of the Ahmednagar was annexed. सेम वहाँ पे भी, इन जगह पे भी कैंपिंग स्टार्ट हुआ, इन जगह को भी अपने कब्जे में कर लिया गया। इन द लास्ट ईयर ऑफ जो अकबर का ऑब्वियसली बात है रूल का लास्ट ईयर था, वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबिलियन ऑफ द प्रिंसेस सलीम, द फ्यूचर एम्पर ऑफ द, जो फ्यूचर एम्पर जहांगीर। ठीक है, अब क्या हुआ, जो लास्ट ईयर था इसमें अकबर थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो गए। किसने डिस्ट्रैक्ट किया, प्रिंस सलीम ने, जो कि अभी फ्यूचर एम्पर था, ऑब्वियसली बात है अकबर के बाद वो बनने जा रहे थे राजा। अब हम बात करते हैं जहांगीर की ही। ठीक है, 1605 से फिर उन्होंने रूल किया था 1627 तक। जहांगीर टू कैंपिंग्स अगेंस्ट सिख एंड द अहोम्स के खिलाफ इन्होंने कैंपिंग्स के कैंपिंग्स लगाए अगेंस्ट सिख और अहोम्स के। प्रिंस खुर्रम, द फ्यूचर एम्पर शाहजहां, rebuilt in the last year of his reign. The efforts of the Noor Jahan, Jahangir's wife, to the marginalize him were unsuccessful. प्रिंस खुर्रम, जिनको आप आगे जाके फिर शाहजहां एम्पर, फ्यूचर एम्पर शाहजहां बोलते हो आप, ठीक है, फिर उनको भी हरा दिया गया, वो अनसक्सेसफुल रह गया सब कुछ। नेक्स्ट अब यहाँ पर बात करते हैं शाहजहां की ही 1627 से। देखो, अकबर के बाद जहांगीर, अब जहांगीर के बाद शाहजहां, 1627 टू 1658 इन्होंने रूल किया। शाहजहां ने क्या क्या कैप्चर किया, अहमदनगर 1632 में, बीजापुर। इन 1657 एंड 1658 देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट, अब यहाँ लड़ाई होने लगी। शाहजहां सन, अब शाहजहां के बेटे, जो बेटे थे वो रूल करने वाले थे नेक्स्ट, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। औरंगजेब वॉज अ विक्टोरियस एंड हिज 3 ब्रदर्स, औरंगजेब था एंड उसके 3 बेटे थे, इंक्लूडिंग दारा शुक, वर किल्ड, मार दिया गया। शाहजहां वॉज इम्प्रिजेंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा, और फिर उनको जेल में डाल दिया गया उनकी बाकी की ज़िंदगी के लिए आगरा में। अब बात करते हैं औरंगजेब की, 1658 टू 1707 इन्होंने रूल किया। एहोम्स को डिफीट कर दिया गया था 1663 में, बट रेबल अगेन इन 1680, बट फिर से उन्होंने लड़ाई वगैरह की। ठीक है, 1618 में कैंपिंग्स इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसफिस एंड द सिख के खिलाफ, यूसफिस के इनके खिलाफ फिर से कैंपिंग चलाए गए नॉर्थ वेस्ट में, बट टेम्पररी सक्सेसफुल, जो कि ऑब्वियसली बात है थोड़े बहुत सक्सेसफुल हो भी गए थे। कैंपिंग अगेंस्ट द मराठा शिफ्टन्स शिवाजी पर इनिशियली सक्सेसफुल, और जो कैंपिंग चला गए थे मराठा के खिलाफ भी, शिवाजी के खिलाफ, वो भी थोड़े बहुत इनिशियली सक्सेसफुल हो गए थे। औरंगजेब declared himself as an independent king and resumed his campaign against the Mughals. Prince Akbar rebelled against Aurangzeb and received the support from the Marathas and the Deccan Sultan. He finally fled to the Safavid Iran. सो औरंगजेब ने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर कर लिया था, एंड बहुत ज़्यादा जुल्म करा था लोगों पे, एंड कुछ उसी टाइप के मराठा एंड डेक्कन सुल्तान की वजह से उनको उधर से उसको सपोर्ट मिला। ओके,
अब यहाँ नेक्स्ट है बीजापुर वॉज एनेक्स्ड इन द 1685 में बीजापुर को कंट्रोल में ले लिया गया था, गोलकोंडा को 1687 में नेक्स्ट कर लिया गया था। और फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली मैनेज्ड कैंपिंग्स इन द डेक्कन अगेंस्ट द मराठास हु स्टार्टेड guerrillas warfare. Aurangzeb also had to face the rebellions in the North India of the Sikh. 1698 से औरंगजेब खुद ही पर्सनली कुछ ऐसे कैंपिंग्स को मैनेज करता था, ठीक है, जो कि मराठास के अगेंस्ट थी। ओके, और औरंगजेब को ऑब्वियसली बात है कि नॉर्थ इंडिया में जो भी सिक्स लोग रेबिलियन कर रहे थे उसको भी फेस करना था। जट्स सतनामीज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अहोम्स इन द डेक्कन ऑफ द, ये सब कर रहे थे, उसको भी वो चीज़ फेस करनी थी साथ में। हिज डेथ वॉज फॉलोड बाय द सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंग दिस सन, उसके सन के बीच में ही जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, किस चीज़ के लिए कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि भाई आगे कौन बैठेगा, उसी से उसकी डेथ हो गई थी, उसी वजह से। अब हम बात करेंगे मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन की। मुगल का क्या ट्रेडिशन होता है, जैसे बोलते हैं ना राजा जाएगा तो राजा का बेटा बैठेगा नेक्स्ट, तो ये चीज़। मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल्स ऑफ द प्रीमोजेनिचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट। जैसा कि मैंने बताया कि जो फादर का बेटा होता था फिर वही जो है वहाँ पर जो राजगद्दी पे विराजमान होता था। दे फॉलोड द कस्टम ऑफ द कॉपरेंसनरी इनहेरिटेंस और द डिविजन्स ऑफ द इनहेरिटेंस अमंग ऑल द सन्स। तो ये जो डिवीजन था, जैसे कि आपको पहले से ही पता था कि ठीक है, एक जंगेज़ खान की साइड थी, एक तैमूर की साइड थी, तो सन्स को डिसाइड करना पड़ता था कि वो किसकी साइड लें, ठीक है। एक साइड जैसे कि मैंने आपको बताया एक नेगेटिविटी साइड थी, एक पॉजिटिविटी की साइड थी, एक तरफ खून खराब मार पीट यही सब होता रहता था। तो उन्हीं लोगों को डिसाइड करना होता था कि इनहेरिटेंस के बेसिस पर कि वो किसकी साइड लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है मुगल रिलेशन विद द अदर रूलर। मुगल के कैसे रिलेशन थे दूसरे रूलर्स के साथ। द मुगल रूलर्स कैंपिंग कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। अगर किसी ने उनकी अथॉरिटी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो उनके खिलाफ कैंपिंग कर दिया जाता था। बट एज द मुगल्स बिकेम द पावरफुल मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन दम वॉलेंटरीली। द राजपूत सर्व द मुगल्स वॉलेंटरीली। अब जैसे कि मुगल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे तो कोई मना ही नहीं करता था, उनको ज्वाइन कर लेता था, ठीक है। एंड सेम विद द राजपूत, राजपूत भी उनको ऐसे ही सर्व करते थे। में है जो कि आपको पढ़ना है, द मेन सोर्स ऑफ द इनकम जो इनका होता था अवेलेबल टू मुगल रूलर, जो टैक्स ये लोग लगाते थे बेसिकली पीजेंट्स पे, इसी से इनका सारा पैसा आता था। मेन सोर्स तो यही था। अब जो मनसबदार जो टर्म है ये एक इंडिविजुअल को रेफर करता है जो कि पूरे मनसब यानी पूरे ग्रुप को लीड करता है, ठीक है। किसी उसकी भी कोई रैंक होती है, कोई पोजीशन होती है। इट वॉज अ ग्रेटिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके ऊपर उसके पास रैंक होती थी, सैलरी भी आती थी उसकी, एंड कुछ मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती थी। रैंक और जो सैलरी होती थी वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी जिसको आप जट कहते हो, ठीक है। मनसबदार रिसीव देयर सैलरी एज अ रेवेन्यू। मनसबदार को अपनी सैलरी एक रेवेन्यू की तरह मिलती है जिसको हम जागीर्स कहते हैं, विच वर समवॉट लाइक इकता, जो कि थोड़ी बहुत इकतास की तरह ही दिखती है, इकतास की तरह ही होती है। ओके, तो एंड मनसबदार स्टैम्पल्स बनवाते थे, ठीक है, एंड फिर उसी से लोगों से टैक्स कलेक्ट करा करते थे उसके ऊपर। द मुगल्स यूज्ड वन टर्म जमींदार। मुगल्स ने एक टर्म यूज़ किया था जमींदार टू डिस्क्राइब ऑल द इंटरमीडियर्स, जितने भी इंटरमीडियर्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, जमींदार। वेदर दे वर लोकल हेडमैन, विलेज के चाहे लोकल हेडमैन हो चाहे पावरफुल शेफ्टेंस हो। ओके, जमींदार आपको भी पता है, नॉर्मल लाइफ में आपको ये वर्ड्स आप सुनते होंगे कि किसे कहते हैं, तो बस वही इंटरमीडियट्स जो होते थे। अब हम देखेंगे अकबर की पॉलिसीज। अकबर्स वर्क्स आर फाउंड इन द बुक अकबरनामा रिटन बाय अबुल फजाल में जो अकबरनामा बुक है उसमें जितने भी अकबर्स के वर्क हैं वो सारे लिखे हुए हैं। अकबर्स डिवाइड हिज किंगडम इनटू द प्रोवेंसेस कर लेना यहाँ पर, कॉल्ड सूबास गवर्न बाय द सूबेदार, ठीक है। अकबर क्या करता था, अपने किंगडम को डिवाइड कर देता था, ठीक है, सूबास में, जिसको सूबेदार गवर्न करते थे। अकबर्स नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज को कमांड देता था एंड कमांड करता था, उसके पास बड़ी बड़ी आर्मीज होती थी जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एसेस करती थी लोगों से। वाइल अकबर वॉज एट अ फतेहपुर सीकरी ही स्टार्टेड डिस्कशन ऑन द रिलीजन विद द उलेमास ब्राह्मण्स जिस्ट प्रेस्ट हु वर द रोमन कैथोलिक्स एंड द। अकबर फतेहपुर सीकरी पे जब था तो उसने रिलीजन के बारे में डिस्कशन करना शुरू कर दिया इन लोगों के साथ। फिर उसके बाद द डिस्कशन टुक द प्लेस। जब आपको अकबर पॉलिसी पे क्वेश्चन आएगा तो इसके पॉइंट्स। सो द डिस्कशंस टुक प्लेस इन द इबादत खान। ये सारी डिस्कशंस यहाँ पर हुई थी। अकबर रियलाइज दैट रिलीजियस स्कॉलर्स एम्फेसाइज रिचुअल्स एंड डोगमास वर ऑफन बाइगॉल्स। अकबर को ये रियलाइज हो गया था कि जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स हैं
वो सारे किस पे एम्फेसाइज करते हैं, जितने भी रिचुअल्स आ जाते हैं, ठीक है, रीति रिवाज आते हैं, डोगमास होते हैं, फॉर ऑफन। तो जैसे अकबर के बारे में ही आपको पता है कि जो वो 13 ईयर से रूल करना स्टार्ट कर दिया करते थे, कर दिया था उन्होंने, ठीक है। एंड फिर उसके बाद उन्होंने रिलीजियस स्कॉलर्स इन, तो वो रिलीजियस स्कॉलर्स इन सब पे बिलीव करने लगे थे, जितने भी रिचुअल्स वगैरह होते थे। और इनके खिलाफ उन्होंने फिर रियलाइज कर लिया था ये सब चीज़ों को। इट लेट अकबर टू द आइडिया ऑफ द सुख इक्वल और द यूनिवर्सल पीस से, फिर इनको इसी चीज़ से ये आइडियाज़ आए थे। शाहजहां और जहांगीर थे, उन्होंने भी ये फिर प्रिंसिपल्स। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक, द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर 17th सेंचुरी और उसके बाद। The administrative and military efficiency of the Mughal Empire led to the great economic and the commercial prosperity. जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एफिशिएंसी थी मुगल एम्पायर की, उससे बहुत बड़ा इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी हुई, उनकी फ़ायदा हुआ उनको। द मुगल एम्परर्स एंड देयर मनसबदार्स स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन द सैलरीज और गुड्स पे। जो मुगल एम्पर के मनसबदार थे वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते थे, मतलब बहुत सैलरीज दी जाती थी, चीज़ों में बहुत ज़्यादा। To wealthier peasantries and artisanal groups, the merchants and the bankers profited in his economic world. जितने भी वेल्थियर्स, पीजेंट्री और जितने भी आर्टिशनल ग्रुप से मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, वैसी बात है, इनको ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता था इकोनॉमिक वर्ल्ड की बात करें तो। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हाउएवर लिव्ड इन द पॉवर्टी, जितने भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स थे उनको तो बेचारे को गरीबी में रहना पड़ता था। बाय 18th सेंचुरी सेवरल प्रोविंसेस स्टार्टेड डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस, दो दे कंटिन्यू टू रिगार्ड मुगल्स एज देयर मास्टर। 18th सेंचुरी तक बहुत सारे ऐसे प्रोविंसेस, स्टेट्स थे जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था, तो दे कंटिन्यू टू रिगार्ड मुगल्स एज देयर मास्टर, बट फिर भी वो मुगल्स को ऐसा मास्टर्स डिक्लेयर करते थे, मतलब ये चीज़ कंटिन्यू थी। ओके, सो इतना था आज के नोट्स के लिए। आई होप यू लाइक्ड इट। इस वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है? ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आए क्लास 6 to 10th की वीडियोस का, वो आपको जल्दी से मिल जाए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय ब्यूटीफुल पीपल।